आजकल के टाइम में तो सोशल मीडिया पे लोग मतलब फिटनेस के बारे में खूब नॉलेज दे रहे हैं और खूब मुझे नहीं लगता वो नॉलेज है। मैं उसको बोलूँगी कि वो इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज है कि नहीं ये आप रिसर्च करके वेरीफाई करके ही बता सकते हैं। मेरे को मेरे क्लास में कितने लोग क्या बोलते थे, तेरे को क्या जरूरत है सर्टिफिकेट की, 115 किलो का बॉडी बिल्डर है, ऊपर से शेरू क्लासिक में मेडल है, तेरी नेशनल मेडल है, क्या ज़रूरत है सर्टिफिकेट की। ये मेंटालिटी मुझे लगता है कि कहाँ 2002 1998 की आप बात कर रहे हैं, ये 2020 में भी थी। आप किसी को अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे बिकॉज उसके पास 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ ना उसको एजुकेटर बनाने का, या वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं बताने का। जैसे K11 में मैं पहली बार गया, मुझे थोड़ा अलग सा ही फील आया। मैंने कहा यार ये जगह है जहाँ पे मैं कुछ सीख सकता हूँ। अगर आप देखोगे 98 में कैजाद सर ने एक्सर्ट करके एक जिम सेटअप किया था। हमको मेहनत बहुत करनी पड़ी। वो जिम ने इंडियन जिम इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया। जो इंटरनेशनल लेवल के जिम सेटअप होते हैं वैसा जिम सर ने सेटअप किया था। तो हम तो 10 साल से कर रहे हैं, आप 10 साल से कर रहे हो, आप 2 लेक्चर बैठ के देखो और जो क्वेश्चन पेपर आपको देती हूँ आंसर कर दो, फिर हम देखते हैं। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स K11 के पास आए थे। और हम क्या करते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते। हम उनको बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आपको इतना एक्सपीरियंस है ना, चलो पूरे कोर्स की तो बात छोड़ दो, पहले 5 लेक्चर्स बैठो और फिर आप हमको बोलो। K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेज की ब्रांच जो सेंटा क्रूज में है, वहाँ मैं कोर्स करने के लिए गया था। जब भी मैंने पहली बार मुकेश को देखा था तभी 20 साल का था और वो इतना बड़ा था कि मैं बोली ये बॉडी बिल्डर स्टेज पे जाएगा तो कैसे दिखेगा। मुझे याद है कि मैं कैजाद सर से जब काउंसलिंग कर रहा था तो वहाँ पे कल्याणी मैम आए थे और कैजाद सर ने बड़े वैसे इंट्रोड्यूस किया था कि देखा कल्याणी, ये वो राजस्थान से लड़का है जो 115 किलो का है कुछ और ये कुछ 20 साल का है अभी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए। तो अगर आप में चाहत हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट। वो टाइम का 96 तभी कोर्स की फ़ी थी 5,000 रुपया, बट तभी वो देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने 1 साल में काम किया, पूरा पैसे इकट्ठा किए और फिर जाके वो कोर्स ज्वाइन किया। जैसे मुझे याद है कि मैं कैजाद सर को जब भी ऐसा कभी पैर छूता था या ऐसा, तो वो बोलते थे स्टूडेंट बनो। हाँ, ये exactly. ब्लाइंडली कुछ मत फॉलो मत करो। स्टूडेंट बनोगे तो क्वेश्चंस पूछोगे तो आंसर्स मिलेंगे और जानने का तुम्हारा मन करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू द मुकेश चौधरी पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं बहुत सालों से K11 और कैजाद सर से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर वहाँ से कोई मेरे लिए गेस्ट अगर आए हैं तो मेरे लिए बहुत बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट हो जाता है ये। तो आज मिलते हैं कल्याणी मैम से, कल्याणी कपाड़िया, जो कि अभी CEO हैं K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेज की। तो वेलकम मैम। थैंक यू। मेरी जो ऑडियंस है उनके लिए मैं कल्याणी मैम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कल्याणी मैम से फर्स्ट टाइम मुझे याद है 2013 में मैं मिला था। K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेज की ब्रांच जो सेंटा क्रूज में है, वहाँ मैं कोर्स करने के लिए गया था। मुझे याद है कि मैं कैजाद सर से जब काउंसलिंग कर रहा था तो वहाँ पे कल्याणी मैम आए थे और कैजाद सर ने बड़े वैसे इंट्रोड्यूस किया था कि देखा कल्याणी, ये वो राजस्थान से लड़का है जो 115 किलो का है कुछ और ये कुछ 20 साल का है अभी। तो कल्याणी मैम जो है अभी CEO हैं K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेज की। तो मैम आप मेरी ऑडियंस को अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी एक बार? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं तुझे बहुत साल से जानती हूँ। जब भी अभी मेरे से पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने पहली बार मुकेश को देखा था तभी 20 साल का था और वो इतना बड़ा था कि मैं बोली ये बॉडी बिल्डर स्टेज पे जाएगा तो कैसे दिखेगा। तो मेरा जो हम बोलते हैं ना सुपर हीरो जो फेवरेट है वो है ही मैन। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी और सर घर आके हमेशा मुकेश के बारे में अपडेट देते थे मुझे। तो और तेरे से मिलने से पहले सर ने मुझे बताया था, अरे एक राजस्थान से लड़का आ रहा है, 20 साल का है, 115 किलो का है, जो तेरे सामने बोला था वो मुझे। तो मैंने बोला था आएगा ना तो मुझे प्लीज़ बुलाना उसको देखने। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और ये अच्छी बात है कि हम आगे भी जुड़े रहे। तो मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा जो फिटनेस करियर है वो 1999 में चालू किया था। उसके पहले मैं बहुत स्पोर्ट्स खेल चुकी हूँ। सबसे मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है वो कबड्डी, तो मैं वो अच्छे खासे लेवल पे खेल चुकी हूँ।
उससे ही मुझे फ़िटनेस के बारे में जो लगन रहती है ना वो जागरूक हो गई। तो मुझे 9 to 5 का जॉब नहीं करना था, डेस्क पे बैठ के काम नहीं करना था। तो आई गॉट लकी और मैं कैज़त सर से मिली, मुझे फ़िटनेस के बारे में पता चल गया। और जो 96 से मैंने उनका कोर्स किया था, 98 में मैंने ड्रॉप लिया बिकॉज़ मेरे कबड्डी के मैचेस हुआ करते थे तभी। 98 में मैंने फिर से कोर्स ज्वाइन किया, कंप्लीट किया, और फिर 99 में सर ने मुझे उनके जिम के लिए एम्प्लॉय कर लिया एज अ ट्रेनर। तभी कोर्स की फ़ी थी 5,000 रुपया, बट तभी वो देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने 1 साल में काम किया, पूरा पैसे इकट्ठा किए और फिर जाके वो कोर्स ज्वाइन किया। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अभी ये मेरी इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है लेकिन मुझे ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है इसीलिए बता रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए। तो अगर आप में चाहत हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। तो वो आप याद रखना, अभी आज का जो वो टाइम का 96 का जो 5,000 रुपया है उसकी कीमत अभी तकरीबन 1 लाख के बराबर है। तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो है। सो उसके बाद सर ने मुझे एम्प्लॉय किया और 99 से जो मैं सर के साथ जुड़ गई वो अभी तक। और K11 में मैं पहले ट्रेनर थी, बाद में मैनेजर बनी, फिर मैं सेल्स हेड बनी, फिर मैं पूरे कंपनी का चार्ज लिया, मैं CEO बनी। मैं 2008 से K11 की CEO हूँ और फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, और ऑपरेशंस, ये सब मैं हैंडल करती थी। सर हमेशा बोलते थे कि तू है, इसके लिए मैं ये सब कर सकता हूँ। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं सर के जो पैशन है उसमें मदद कर रही हूँ। तो K11 इज़ माई लाइफ, कैजाद इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। सो दैट्स माई इंट्रोडक्शन। तो मैम ये तो आपकी स्टोरी हुई। अभी मैं K11 के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जैसे मैं कई बार बैठे बैठे सोचता हूँ, या पहले भी मुझे ख्याल आता था जब मैंने B.Tech करके मैं K11 कोर्स करने गया था। सो 2013 की बात है, हाँ 2013 की बात है। तो मुझे ऐसा लगता था हर जगह यहाँ पे कि भाई थोड़ा सा नॉलेज के मामले में, क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा से ठीक रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था यार कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ भी ऊपर ऊपर से तो नहीं होता है कि तू ये लगा ले, तो ये कर ले, तो ये वर्कआउट कर ले। तो वो टाइम पे वहाँ पे जब मैं गया, मुंबई की बात है, तो मुझे ऐसा लगा यार यहाँ के लोग, और जैसे K11 में मैं पहली बार गया, मुझे थोड़ा अलग सा ही फील आया। मैंने कहा यार ये जगह है जहाँ पे मैं कुछ सीख सकता हूँ। और मुझे सच में मुझे वो फीलिंग आई, मतलब कि आने वाला फ्यूचर अगर ऐसा कभी उधर हुआ तो मैं वो लीडर बनूंगा सच में। तो ये स्टार्ट में जब कैजाद सर ने उसके भी 10-15 साल पहले वो चीज़ सोची थी, तो मैं वो स्टार्ट जानना चाह रहा हूँ कि K11 की स्टार्ट कहाँ से हुई। अभी मैं सर होते ना तो ये आंसर जिस तरीके से देते हैं, बिकॉज मैंने उनको बहुत बार ये आंसर देते हुए सुना है, उस तरीके से दूंगी। फिर मेरा जो व्यू पॉइंट है वो बताती हूँ। अगर तू सर को बोलता कि सर आपकी विजन बहुत अच्छी थी, आपने ये चालू किया, सर बोलते मेरी विजन उतनी नहीं थी, मैंने मेरे कारण के लिए चालू किया। क्यों, मैं बताती हूँ। K11 जब भी चालू हुआ तभी हम एक जिम मैनेजमेंट कंपनी थे, हमारी जिम्स थी ओनरशिप की, और हम लोगों के जिम, जैसे होटल मैनेजमेंट रहता है वैसे हम लोग जिम मैनेजमेंट करते थे। तो हमारे तकरीबन 14 जिम थे, उसमें से 1 2 3 4 ओनरशिप थे, 6 ओनरशिप थे, और बाकी सारे मैनेजमेंट के थे। तो हम उनकी जिम का सेल्स, ऑपरेशन सब कुछ चलाते थे। अभी सोच 14 जिम्स के लिए ट्रेनर तो चाहिए, एक जिम के लिए भी तू 10 पकड़ेगा तो 140 ट्रेनर तो हमारे पास हमेशा रेडी होने चाहिए। तो ट्रेनर हम क्या करते थे, हर एक जिम मैनेजमेंट के लेने से पहले या चालू करने से पहले एक 2 महीने का कोर्स करते थे, कि वो ट्रेनर सिलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, जॉब पे रखेंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि एक 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद वही ट्रेनर छोड़ के दूसरे जिम में जा रहा है या फ्रीलांसिंग कर रहा है। तभी फ्रीलांसिंग कम था, लेकिन दूसरे जिम में जा रहा है। तो हमारे यहाँ हम लोग 4 जन साथ में थे, मैं, कैजाद सर, देवकी खिमजी और मयूर सर। तो आई थिंक देवकी खिमजी ने बोला था कि ये हम लोग चालू करते हैं। तो सर बोले कि नहीं, सर बोले कि हम स्कूल चालू करते हैं, जो कोर्सेज चालू करते हैं। और सर बोले कि अगर कोर्सेज चालू करना है तो हमको थियोरी भी करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, हम खाली थियोरी नहीं कर सकते। क्योंकि सर के साथ क्या हुआ था, सर जब भी एस की एग्ज़ाम देने US गए थे, आई थिंक 96 या 98 में, तभी उनका बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे, उनकी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। क्योंकि जब भी वो एग्ज़ाम देने पहुँचे
तभी उनसे खाली थियोरी का एग्ज़ाम लिया गया। तो सर बोले प्रैक्टिकल का है, उनके जो ऑर्गेनाइज़र तो बोले प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो सर वॉज वेरी सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मुझे ट्रेनर कैसे बना सकते हो अगर मैंने खाली थियोरी दिया है तो वो जो 98 में उनके दिमाग में बैठा था कि मैं अगर कोर्स करूँगा तो थियोरी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो जब भी मैं सर के साथ रिक्रूट हुई थी ना 99 में, तो हमारा 2 महीने का थियोरी हुआ था और हमारा जिम थोड़ा लेट ओपन हुआ, तो 4 महीने सर ने हमसे प्रैक्टिकल करवाया था। 4 महीने रोज़ शाम को 3 घंटे की प्रैक्टिकल्स हम करते थे, क्योंकि उनको हमारा फॉर्म एकदम पिक्चर बुक परफेक्ट चाहिए था। तो ये सर का पहले से डिसाइडेड था कि मैं करूँगा तो थियोरी और प्रैक्टिकल। तो वैसे ही हमारे खुद के ट्रेनर प्रोविज़न के लिए हमने स्कूल वो एकेडमी चालू की। तभी हमारे स्कूल का नाम था K11 फिटनेस एकेडमी। करेक्ट, मुझे याद है। हाँ। तो वो हमने चालू किया, तभी हमारा कोर्स जो था वो 5,000 रुपये का था खाली, और वो खाली 1.5 महीने का कोर्स था। और ये कब की बात है? 2002 या 1 या 2 या 3 की। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया सब कुछ। लेकिन जब भी चालू हुआ ना, तभी स्टूडेंट्स नहीं आते थे, इंक्वायरीज नहीं आती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हम लोग हर एक जिम में गए, क्योंकि ना वो कंसेप्ट नहीं था। अभी सर के साथ काम करने से पहले मैं तलवलकर्स में गई थी। मैंने एक लीना मोगरे की एकेडमी से कोर्स किया, जहाँ पे सर मुझे मिले, मैं पास हो गई वो, और फिर वो तलवलकर्स में मुझे जॉब मिल गया। लेकिन मेरा जब जॉब का सिलेक्शन हुआ ना, वेरी फ़नी स्टोरी, क्योंकि मैं गई उधर, मैं फुल तैयार थी कि मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, स्क्वाट कैसे करना है, ब्रीदिंग टेक्निक क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और मैं गई अंदर इंटरव्यू के लिए। वैसे मैं गांव से आई हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे फिटनेस के बारे में तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं। मुझे क्या पूछा, सुबह 6 से 2 आ सकते हो? मैंने बोला हाँ। आप ट्रैवल कैसे करोगे? मैंने बोला बस या ट्रेन से। आपके पास बाइक नहीं है? मैंने बोला ना स्कूटर है ना बाइक है, क्योंकि हम लोग की करियर की शुरुआत थी। तो घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोला नहीं। तो कल से आ जाओ। तो मैंने वो जो सर थे उनको पूछा, सर मुझे टेक्निकल के बारे में कुछ तो पूछो, मुझे स्क्वाट आता है कि नहीं, कौन से एक्सरसाइजेस आते हैं, मैं कैसे सिखाऊंगी? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा। तो मैं बड़ी सरप्राइज़ थी। तो ठीक है, मैंने लिया वो जॉब। फिर कैजात के साथ मुझे जॉब मिल गया। उधर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन जब भी हम जिम में जाते थे ना, तो मुझे यही रिस्पॉन्स मिलता था कि अरे क्या करना है सर्टिफाइड ट्रेनर लेके। तो हमने इंडस्ट्री को एजुकेट बहुत किया कि पहला जो हमारा बैच था उसमें 60 स्टूडेंट्स थे, वो दूसरे किसी जिम में हुआ था। और जब भी K11 के प्रीमाइसेस पे बैच चालू हुआ तभी 15 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो बैच अभी रेगुलर चल रहा था। हर एक महीने हम 1-2 बैचेज चालू करते थे। लेकिन हमको मेहनत बहुत करनी पड़ी हर एक जिम में जाके। और क्या हो गया था, अगर आप देखोगे 98 में कैजात सर ने एक्सर्ट करके एक जिम सेटअप किया था, जो मैं बहुत मेरे सेमिनार्स में या मेरे जो भी मैं लेक्चर्स लेती हूँ उसमें उसकी बहुत बात करती हूँ, क्योंकि वो जिम ने इंडियन जिम इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया। जो इंटरनेशनल लेवल के जिम सेटअप होते हैं वैसा जिम सर ने सेटअप किया था। तो जैसे मैं आज ही बता रही थी तुमको, 42 साइबेक्स सेशंस थे, 20 लाइफ फिटनेस के स्टेशंस थे कार्डियो के, एक स्पिनिंग स्टूडियो था जिसको हम ग्रुप साइकिलिंग स्टूडियो बोलते हैं, देन ग्रुप फिटनेस स्टूडियो था। अभी ग्रुप फिटनेस स्टूडियो में भी आपको जो फ्लोरिंग लगता है ना, वो सस्पेंडेड फ्लोरिंग रहता है, तो आपके नी पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, वो सस्पेंडेड फ्लोरिंग था। और ऐसा जिम उन्होंने सेट किया था। इंडिया का फर्स्ट कोल्ड शावर वो जिम में था। अभी जो ये सब कोल्ड शावर के हम बात कर रहे हैं ना, जो या कोल्ड प्लंज की बात होती है, 99 में वो जिम में कोल्ड शावर था। तो एकदम फ्यूचरिस्टिक जिम सर ने सेट किया था। इसके पहले आप देखोगे तो जिम यूनिसेक्स नहीं हुआ करते थे, लेडीज जिम अलग, जेंट्स लेडीज टाइमिंग अलग होती थी, करेक्ट, या फिर लेडीज सेक्शन अलग हुआ करता था, करेक्ट, मुझे याद है। लेकिन ये जिम के बाद वो ज़माना नहीं रहा। आप देखोगे तो जिम सेट करने का या सेटअप करने का स्टाइल ही बदल गया। बट वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है फिटनेस इंडस्ट्री में, जो फ्यूचर ही चेंज कर गया। उसके बाद फिर मोक्ष आया, उसके बाद फिर गोल्ड्स की फ्रेंचाइजीज यहाँ आ गई। तो धीरे धीरे हमको रियलाइज़ होने लग गया कि ये सारे जिम्स जो अभी आ रहे हैं, क्योंकि देखो हमने 2003 में चालू किया, 2005 2006 में ये सब डेवलपमेंट ज़्यादा होने लग गई इंडिया में।
तो तभी हमको समझ में आया कि जो एफ़र्ट हम अभी ले रहे हैं वो आगे जाके पे करेगा। बट जब भी हमने सेटअप किया था ना K11, तभी हमने हमारे फ़ायदे के लिए सेटअप किया, क्योंकि हमारा जो टर्नओवर है ट्रेनर्स का, उसको हमको कोई दिक्कत ना आए, मेंटेन करना था उसको। करेक्ट। तो ऐसे तरीके से K11 फॉर्म हो गया। और 2008 में हमने ये डिसाइड कर लिया कि अभी हम जिम्स नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम खुद के कंपटीटर्स बन रहे थे। क्या होता था तभी, बिकॉज हमारा एकेडमी है और हमारे जिम्स भी है, जिम ओनर्स हमसे ट्रेनर्स नहीं लेते थे, या फिर ट्रेनर्स को हमारे पास कोर्स के लिए नहीं भेजते थे। इसीलिए हमने सब जिम्स के मैनेजमेंट छोड़ दिए। हमने खाली 2 जिम रखे थे, एक कफ परेड का जो देवकी मैडम ओन करती थी, और एक जूहू का जो K11 ओन करता था। तो यही 2 जिम हमने हमारे पास रखे। और वो भी क्यों रखे, क्योंकि हमको जिम मैनेजमेंट और सेटअप का एक्सपीरियंस चाहिए था। जिम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जिम मैनेजमेंट का कोर्स चलाती थी तभी, जो फिर से मैंने अभी ये फरवरी में लॉन्च किया। तो ये K11 की हिस्ट्री है। और आपको पता है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जो 2 महीने का कोर्स था वो 6 महीने का बन गया है। चालू किया तभी 25 लेक्चर्स थे, अभी 55 लेक्चर्स है। प्रैक्टिकल्स जो पहले 12 हुए करते थे, अभी एक कोर्स में 25 है, दूसरे कोर्स में 35 या 38 है। तो इतना इवोल्यूशन तो हमने कर दिया है। तो मैम अभी आपने जो ये बताया कि इज़्ज़त सर एग्ज़ाम के लिए गए थे और उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ था वो कि प्रैक्टिकल्स नहीं थे। अभी मैंने जो K11 में जो मैं रिसेंटली जो चीज़ देख रहा हूँ, मतलब आई थॉट ये बहुत पहले से ही है, एग्ज़ाम्स जो है वो अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे कि वाइवा अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, थियरी अलग है, और तीनों में पास होना पड़ता है। बराबर, इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल ऐसे तीनों नहीं है कि एग्रीगेट तीनों को। करेक्ट। तो तीनों में अलग अलग पास होना पड़ता है, और लोगों की बात छोड़ देते हैं और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये कैसे है, मतलब ये इतना अलग अलग वैरायटी क्यों कर रखी है एग्ज़ाम्स की? देखो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए थियोरी समझनी पड़ती है, करेक्ट है ना। तो अगर मैं खाली प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लूँ तो जो थियोरी में निटी-ग्रिटीज़ रहते हैं, जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं होते, वो आपको समझे है कि नहीं, हमको कैसे समझेगा। तो इसके लिए थियोरी अलग है। और वो थियोरी भी हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से सबसे करेक्ट जो आपको लगे वही करना है। तो कोई आंसर वगैरह नहीं लिखना है, लेकिन उसमें से हमको पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया है। Correct. अभी थियोरी के पहले हमने एक नई चीज़, जो एग्ज़ाम के पहले हमने हमारे कोर्स में यूनिट टेस्ट ऐड कर दी है। अभी क्या होता है, जैसे हमारे 10 या 15 लेक्चर्स के बाद पहला यूनिट टेस्ट आता है। तो ये यूनिट टेस्ट क्यों रखे हैं, और उसके बाद हमारा पासिंग परसेंटेज बढ़ गया है थियोरी का, क्योंकि उनको पता चला कि वो कौन से लेवल पे है। 30 मार्क का एक यूनिट टेस्ट रहता है, तो अगर वो कम करते हैं तो हम उनकी रिवीजन करवाते हैं। तो ऐसे 3 यूनिट टेस्ट रहते हैं। और ये जब भी हमने चालू किया तभी थियोरी का पासिंग परसेंटेज बढ़ गया, बिकॉज स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर प्रैक्टिकल में आपको सिखाना तो आना ही चाहिए, बिकॉज आप पर्सनल ट्रेनर बनने वाले हो, इसीलिए प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम लेते हैं। और वाइवा का क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आपके पास नया क्लाइंट आया तो आपको उन्हें काउंसिल करना तो आना चाहिए ना। आपने एक थ्योरी सीखा, अभी आप जाके उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे, लेकिन वो एप्लीकेशन कैसे करना है इसका काउंसलिंग आप पहले करते हो। करेक्ट। इसीलिए वो वाइवा के क्वेश्चंस रखे हैं। तो जब भी आप वो वाइवा के क्वेश्चंस वो ढंग में आंसर करते हो जो काउंसलिंग वैसे होता है, इसीलिए 3 अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। अभी और एक एग्ज़ाम जब भी आप इंटरनेशनल रिकग्निशन लेते हो K11 से, तभी और एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप क्लाइंट को लेके आते हो और 1-on-1 ट्रेनिंग करवाते हो। करेक्ट, ये मैंने जब रिन्यू किया था तब मैंने किया था ये। किया तो भी करेक्ट है। करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं मतलब इसी जो आपने कॉन्टेक्स्ट बताया कि कई लोग प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते हैं, आप मानेंगे नहीं, थोड़े दिनों पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, सेम वो चीज़ आज भी है कई जगह। अच्छा। हाँ, वो ऐसा है कि सर मेरे थ्योरी एग्ज़ाम्स हुए हैं, प्रैक्टिकल तो बोले कि ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते हम लोग। ये अभी के तो मैंने पहली बार सुना है, बहुत साल के हाँ, बाद। मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल मुझे भी लगा। अभी आप ड्राइवर कैसे बनोगे अगर आप गाड़ी चलाओगे ही नहीं तो? या फिर अभी आप सर्जन भी नहीं बन सकते ना, अगर सर्जरी की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ट्रेनर कैसे बन सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैंने उल्टा भी देखा है। हाँ। जैसे कई केसेस में क्या होता है, मेरे एक स्टूडेंट है, वो रिसेंटली बता रहे थे कि भैया मेरे पास एक जिम है,
वो जिम वाले ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे सर्टिफिकेट और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो ना 10 साल हो गई एक्सरसाइज करते हुए, हमें तो खूब एक्सपीरियंस है, मुझे तो खूब आता है, थियोरी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या करना है नाम वाम सीख के। तो ऐसे भी होता है। हाँ ऐसा भी होता है। तो ये अभी मैं बताती हूँ आपको, क्वाड्रिसेप को हैमस्ट्रिंग बोल दिया, हैमस्ट्रिंग को क्वाड्रिसेप बोल दिया। ये तो बहुत गनीमत है कि इतना बोल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है मीन्स कई अभी लोग वो मैं अपर बॉडी लोअर बॉडी में फ़र्क नहीं करते हैं कई हाँ, लोग। तो वो एक ने तो बोल दिया अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो हार्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अगर आपको कैसे है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अभी हार्ट को संबंध नहीं है ऐसे आप बोल ही नहीं सकते, बिकॉज सब तो रेगुलेशन हार्ट से ही होता है। करेक्ट। तो थियोरी पता होना भी तो ज़रूरी है ना। मसल कहाँ पे है, उसका इंसर्शन कहाँ पे, ओरिजिन कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, कौन से जॉइंट पे काम करता है, ये तो सब आपको पता होना ही चाहिए। अगर दूसरा कोई बोलता है कि सर्टिफिकेट से हमको कोई लेना नहीं, मत लो भाई, हमको क्या करना है, आपको नहीं चाहिए मत लो, लेकिन हम तो सीखेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे। और क्या होता है बहुत बार जो कंपटीटर रहता है वो आपको नीचा दिखाने के लिए भी ये बोल सकता है कि हम तो 10 साल से कर रहे हैं। आप 10 साल से कर रहे हो, आप 2 लेक्चर बैठ के देखो और जो क्वेश्चन पेपर आपको देती हूँ आंसर कर दो, फिर हम देखते हैं। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स K11 के पास आए थे और हम क्या करते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते, हम उनको बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप पहले 5 लेक्चर बैठो, आपको इतना एक्सपीरियंस है ना, चलो पूरे कोर्स की तो बात छोड़ दो, पहले 5 लेक्चर्स बैठो और फिर आप हमको बोलो, आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है, 5 लेक्चर बैठो। वो जो 5 लेक्चर बैठने के बाद उनका जो नज़रिया बदलता है वो आपको देखने लायक होता है। जो ऐसे कॉलर चढ़ा के आते हैं ना कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो सब भूल जाते हैं। मैं आपको मेरा एक किस्सा बताता हूँ। 2014 में मैंने सेंटा क्रूज कोर्स स्टार्ट किया था मुंबई। तो ये शायद 2019 की बात है। शेरू क्लासिक में गोल्ड मेडल आ गए थे, स्टेट चैम्पियन हो गया था मैं, जूनियर नेशनल मेडल्स थे। शेरू में 3 गोल्ड थे मेरे पास उस टाइम, शेरू क्लासिक जो कंपटीशन है। मैं ऐसे ही तो कैजात सर से कुछ मिलने गया था, मुझे याद है दिल्ली स्कूल में। तो कैजात सर बोले कि रैप्स करके कुछ आया है तो तू एक बार रिन्यू कर ले, तेरे को फ़ायदा भी मिलेगा। तो मेरे को नॉलेज अपग्रेड करने का हमेशा से रहता ही था, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं स्टार्ट करता हूँ, और मुझे ठीक भी लगा वो। मेरे को मेरे क्लास में कितने लोग क्या बोलते थे, तेरे को क्या ज़रूरत है सर्टिफिकेट की, तेरे को कौन पूछता है। तो यार 115 किलो का बॉडी बिल्डर है, ऊपर से शेरू क्लासिक में मेडल है तेरे, नेशनल मेडल है तेरे, क्या ज़रूरत है सर्टिफिकेट की। ये मेंटालिटी मुझे लगता है कि कहाँ 2002 1998 की आप बात कर रहे हैं, ये 2020 में भी थी। नहीं, बट अभी ना मैं देखती हूँ कि ये बहुत चेंज हो गया। हाँ धीरे धीरे बहुत चेंज हो गया, क्योंकि पहले जब भी हुआ था ना, मीन्स पहले मैं बहुत देखती थी कि बॉडी बिल्डर्स के पास जाके लोग एडवाइस लेते थे एक्सरसाइज, बिकॉज देखो जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। आप अच्छे बॉडी बिल्डर्स हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास नॉलेज भी होगा, बट उनको पता नहीं रहता बॉडी बिल्डर बनने के लिए जो पीछे दूसरी प्रोसेस रहती है वो क्या है। करेक्ट। तो अभी बिकॉज एजुकेशन में हमने बहुत सारे सेमिनार्स लिए, अभी इंटरनेट भी आ गया है तो लोग सीख गए, उनको समझ में आता है, तो ये थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अगर एक बॉडी बिल्डर जब भी नॉलेज कमाता है तभी उसकी जो स्ट्रेंथ या जो पावर बढ़ते हैं वो अलग ही लेवल की है। आप समझ सकते हो उसको, आप ही कितने जनों को एजुकेट करते हो खुद, मुझे पता है, क्योंकि आप उनको एजुकेट करके या फिर काउंसिल करके K11 के पास भेजते हो। तो वो पावर आपके पास इतनी है क्योंकि आपके पास प्रेजेंटेशन है, जो आपकी बॉडी है, आप जब भी खड़े रहते हो और जब भी आप मुंह खोलते हो तभी आप नॉलेज देते हो, आप बकते नहीं हो कुछ। करेक्ट। तो ये जो डिफरेंस है ना, वो लोगों को जब भी एजुकेशन लेते हैं तभी समझ में आएगा। और बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो आके सीखते हैं, अभी पहले नहीं था, बिल्कुल पहले नहीं था। मैम ये मैंने फील भी किया। मुझे याद है मैं जब पहली बार सर्टिफिकेशन के बाद में जयपुर आया था, वो टाइम पे मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट से ही एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है मेरा। मतलब बॉडी बिल्डिंग की वजह से लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट से ही फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रहा है, बॉडी वेट ज़्यादा रहा है। लेकिन जब नॉलेज की बात करेंगे ना, तो वो लोगों को वो एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि यार वो बॉडी भी इतनी अच्छी है और वो बात भी बड़ी लॉजिकल करता है। तो जो पेइंग जो कैपेसिटी वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत इंप्रेस हुआ करते थे स्टार्ट से ही।
मुझे अभी इतने मीन्स जो एस्थेटिकली अच्छे शेप में है, मे बी दे आर नॉट कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स और दे मे, मुझे कितने लोग पता है अभी भी जो जिनके पास पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स हैं, और वो क्लाइंट्स हैं क्योंकि वो उनको प्रेजेंटेशन देख के अट्रैक्ट होते हैं, बट आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ देम हैव नॉलेज और नॉट, आई वोंट बी सो श्योर अबाउट। अगर आपको बॉडी बिल्डर्स को इम्प्रेस करना है ना, बॉडी बिल्डर कम्युनिटी को जिनके पास नॉलेज नहीं है, मैं ऐसे बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा जो खुद का दिमाग लगाते हैं, मैं ऐसे बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास जो खुद का दिमाग लगाते ही नहीं है, बिल्कुल गुरुजी एकदम कि भाई गुरु शिष्य परंपरा, हाँ गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं कैजाद सर को जब भी ऐसा कभी पैर छूता था या ऐसा, तो वो बोलते थे स्टूडेंट बनो, ये ब्लाइंडली कुछ मत फॉलो मत करो, स्टूडेंट बनोगे तो क्वेश्चंस पूछोगे तो आंसर्स मिलेंगे और जानने का तुम्हारा मन करेगा, और तुम्हें ये भी रहेगा कि अब मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर वाले जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, मोस्टली इधर वाले, इनको आप 3-4 साइंटिफिक नाम बता दो, अभी देख ये बॉडी पार्ट वीक चल रहा है, इस पर थोड़ी हाइपरट्रॉफी चाहिए होगी, ऐसा करके 3-4 नाम चिपका दो, जो वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना, ऐसा क्या है ना, बिकॉज उनका एम क्या है ना, बॉडी बिल्डर बनना है, मान के बॉडी बिल्डर बनना है। बट मैम हम लोग भी जिन बॉडी बिल्डर्स को जैसे फॉलो करते हैं, मैं अमित भी हो गए, हम लोग तो मतलब इतना टेक्निकली परफेक्ट हो गई है बॉडी बिल्डिंग आजकल हर चीज़ में, जिसका आधा भी नहीं है इधर। लेकिन जो वो फॉलो करते हैं ना ब्लाइंडली, बहुत वो कॉमन सेंस वाली बात है कि कॉमन सेंस भी नहीं है, और उसमें कोई जन ऐसे भी रहता है, जैसे हमारे पास एक जन था जो बहुत छोटे गांव से आया था, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस ज़बरदस्त था, तो किसी को कुछ पूछता नहीं था जब तक उसको, मीन्स पूछता था लेकिन जब तक उसको वो ठीक नहीं लगे, वो रिसर्च नहीं करे, वो अप्लाई नहीं करते, वो कैसे होके कैजाद के साथ जुड़ गया बाद में। लेकिन वो तो कहाँ पे भी रह सकता है, लोग ना अंधे होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये मैंने देखा है। ऐसा दूसरा कौन सा स्पोर्ट नहीं है जिसके लिए लोग ऐसे इतने ब्लाइंडली ट्रस्ट करते नहीं, मैं बहुत सारे गेम्स वालों को ना वो करता हूँ, डाइट के लिए कोच करता हूँ। हाँ, बट वो गेम्स ऑलमोस्ट हर गेम में है क्या? हाँ, अच्छा, मेरे सीनियर ने बोला है, सर ने बोला है, गुरुजी ने बोला है, ये तो ये मतलब कोई इफ बट है ही नहीं उसके बाद में। उनका क्या है ना, विश्वास है, और वो उस विश्वास का गलत फायदा उठाते। सी देखो, रंग दे बसंती में ना एक डायलॉग है जो मेरे दिमाग में ऐसे कोई डायलॉग आपके दिमाग में ना फिट हो जाता है, तो बोलते हैं ना, सिस्टम को बदलना है तो आपको सिस्टम का पार्ट होना पड़ेगा। तो हम बाहर बैठ के तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो अपनी इतनी तो सिस्टम बदल गई है, अभी आगे जाके और बदलेगी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कई लोग, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट बनो, क्वेश्चंस पूछो। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये कैजाद सर कहते थे, जो उनके बाद मैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक। हाँ, लेकिन आजकल के टाइम में तो सोशल मीडिया पे लोग मतलब फिटनेस के बारे में खूब नॉलेज दे रहे हैं, और खूब मुझे नहीं लगता वो नॉलेज है, मैं उसको बोलूँगी कि वो इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज है कि नहीं, ये आप रिसर्च करके वेरीफाई करके ही बता सकते हो। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, कैजाद खुद को कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बोलता था, उसका भी तगड़ा होल्ड था क्राउड पे। करेक्ट। वो खुद को एजुकेटर बताता था। क्यों? क्योंकि वो एजुकेट करेगा आपको कि आप समझ सको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सोशल मीडिया पे वो सही है कि गलत है। करेक्ट। अभी तो बहुत इजी हो गया है आपके पास। जो जब भी कैजाद मुझे जो उसकी स्टोरी में, मैं उसको पूछा था क्योंकि मैं उसकी स्टूडेंट थी, तो मैंने एक बार पूछा था तूने कैसे सीखा, तो वो हंसा था मेरे पे, तुझे क्यों चाहिए, मैंने कैसे सीखा। मैं बोला मैं तुझसे सीखती हूँ तो मुझे पता भी तो होना चाहिए ना तूने कहाँ से सीखा। तो देन ही हैड टोल्ड मी हाउ ही हैड लर्नड, कि वो बॉडी बिल्डिंग की मैगजीन्स उतारता था, उसमें से आर्टिकल्स पढ़ता था, जो उसको आर्टिकल्स, और फिर जो भी बाहर से आ रहा है, या एक वर्ली में स्टॉल था जहाँ पे ये सब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की बुक्स मिलती थी, वो उनको बताता था कि मुझे ये बुक चाहिए, और वैसे पढ़ता था। बाद में तो नेट आ गया तो उसका काम ईजी हो गया। तो अभी तो इतना इजी है, जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई डालता है, एक तो आपके पास थोड़ा बेसिक तो नॉलेज होना ही चाहिए, करेक्ट है या रॉन्ग है ये डिसाइड करने के लिए। आप किसी को अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे बिकॉज उसके पास 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख इन्फ्लुएंसर है, फॉलोअर्स है, तो वो कोई क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया नहीं हुआ ना उसको एजुकेटर बनाने का, या वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं बताने का।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, जैसे मैं बाइक चलाती हूँ तो बाइकिंग इंडस्ट्री में भी है जो खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते, उनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बट वो खुद बोलेंगे कि मैं भाई एक तो मैं एजुकेटर हूँ या फिर आई विल फिल्टर द इन्फॉर्मेशन एंड गिव यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बट आई एम नॉट ए इन्फ्लुएंसर। दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दैट, बिकॉज इन्फ्लुएंसर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखो ये उनका प्रोफेशन है और मैं उनको जज नहीं करती, जो वो उनके फॉलोअर्स हैं वो जो भी प्रमोट करते हैं वो उनका चॉइस है, लेकिन जब भी फिटनेस की बात आती है तभी हम लोग का ये फ़र्ज़ बनना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन उधर से आ रही है वो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, इसका बाइफर्केट करें। सो ये जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है। आई नो क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम दैट दे डू इट बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ फॉलोइंग, वो भी तो एक आर्ट है। करेक्ट। अपने पास अगर 1.5 लाख लोग हमको फॉलो करें तो वो उन्होंने कमाए हैं, बराबर है। तो अभी वो जो इन्फॉर्मेशन डिस्पेंस कर रहे हैं वो नॉलेज है या खाली इन्फॉर्मेशन है, ये करने का नॉलेज अपने पास होना चाहिए या पब्लिक के पास होना चाहिए। और अभी विद द AI या फिर नेट वो डिसाइड करना भी थोड़ा इजी है, लेकिन हम लोग अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो। सो मैम मुझे जानना है K11 शील्ड क्या है एक्चुअली? सो कैजाद ने एक 2020 या 21 में ये शील्ड का लोगो लॉन्च किया था। तो जब भी हम डिस्कस करते थे ना कैजाद के साथ कि K11 में हम लोग सबसे किस फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, तो पहला तो ये है हम लोग स्टूडेंट को, तू स्टूडेंट रह चुका है तो सर हमेशा सबको बोलते थे कि आप पूछो क्यों का मतलब आप में क्यूरियोसिटी है। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में देखोगे तो मैं जब स्कूल में थी ना मैं बहुत क्वेश्चन पूछती थी, तो मेरे कोई टीचर्स ना मेरे से बहुत गुस्सा होते थे, तो इतना क्वेश्चन क्यों पूछती है। अभी मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे राइडिंग कभी कभी सिखाता है, मैं उसको भी क्वेश्चन पूछूंगी ना वो भी मिलता है कितना पूछेगी बे ऐसे। तो कभी कभी लोगों को क्वेश्चन पूछना नहीं अच्छा लगता इतना, लेकिन हम प्रमोट करते हैं कि आप पूछो, जो भी पूछना है वो पूछो, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी मरनी नहीं चाहिए। देयर इज़ अ कोट बाय Einstein, it's a wonder how the curiosity is existing in formal education। मेरे को वो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसकी मायने ये है कि क्यूरियोसिटी आज के फॉर्मल एजुकेशन में ज़िंदा कैसे रही है, इतना कर्ब करते हैं क्यूरियोसिटी को। इसीलिए हमारा पहला जो ये है कि हमको चाहिए कि स्टूडेंट क्यूरियस रहे। क्यूरियस रहेगा तो वो सीखेगा, क्यूरियस रहेगा तो पूछेगा क्यों कर रहे हो आप ये। तो सेकंड आता है नॉलेज, और नॉलेज के बाद अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो क्या किया। आपको पता है स्क्वाट कैसे करनी है, लेकिन आप सीखने से पहले जैसे स्क्वाट करते थे वैसे ही करते रहोगे तो आपने जो तीसरा पिलर है एप्लीकेशन का वो किया ही नहीं। करेक्ट। इसीलिए क्यूरियोसिटी जो आपको प्रवृत्त करती है सीखने के लिए, दूसरा है नॉलेज जो आपको सिखाता है क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है क्या करना है कौन से भी फील्ड में, और तीसरा है एप्लीकेशन। इसीलिए वो क्यूरियोसिटी, नॉलेज एंड एप्लीकेशन। तो ये एक्चुअली K11 शील्ड है। करेक्ट, that's why, and that Kaizad said that it protects you from everything that's why it's K11 shield। सो मैम इंडिया में फ़िटनेस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है, और इवन अब तो राजस्थान में भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रोइंग है। इवन हम लोग भी कर रहे हैं, K11 भी काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है। K11 को आप फ्यूचर में 5 ईयर्स में कहाँ देखते हैं मतलब? सो जब भी मैं सर के साथ कंपनी चलाती थी तो मैं हमेशा एक अलग तरीके से, क्योंकि एक सर तभी कंपनी चलाते थे, मैं उनको बैकअप रहती थी अलग अनदर डिपार्टमेंट्स में। तो सोच थोड़ी मैंने बदली, क्योंकि बहुत जल्दी फिटनेस इंडस्ट्री प्रोग्रेस हो रही है इंडिया में। जैसे कि पहले केटल बेल्स नहीं था, सस्पेंशन ट्रेनिंग नहीं था, एजिलिटी ट्रेनिंग कम था। तो वो अभी आप देखोगे तो हमने कोर्सेज 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। CPT है जो सबसे बेसिक लेवल है, APT है जो आपको CPT से अच्छा नॉलेज देता है, जिसमें 45 लेक्चर्स 25 प्रैक्टिकल्स है। APT प्रो में हमने बहुत सारे जो एडिशनल स्किल्स हैं ना वो ऐड किए हैं। और ये क्यों किए, क्योंकि जब भी ट्रेनर बाहर जाता है उसको ये सब चीज़ें अभी चाहिए ही चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं रही है अभी। जैसे देखते हैं ना, कार में पहले AC ऑप्शनल हुआ करता था, अभी कंपल्शन हो गया है क्योंकि तो वैसे ही कोर्स में ये सब 4 ही चीज़ें रिक्वायर्ड है अभी। जब भी K11 का ट्रेनर बाहर जाएगा और उसको केटल बेल नहीं आ रही है तो अच्छा नहीं लगता ना, तो उस तरीके से हमने वो ऐड किया। मुझे K11 में एक वर्कशॉप डिपार्टमेंट सेट करना है, जहाँ पे खाली एजुकेशन, जो आप स्टूडेंट हो गए, बहुत सारे वेरियस टेक्निकलिटीज़ रहती है जो कोर्स में नहीं ऐड कर सकते।
नहीं तो कोर्स तो 1-2 साल का हो जाएगा, करेक्ट, फिर कौन ज्वाइन करेगा, टाइम नहीं रहता ना। इट्स अ वोकेशनल स्किल दैट यू एक्वायर एंड गो अहेड एंड स्टार्ट ओनली, तो उसका लिमिटेड पीरियड रहता है। देखो अभी एक टॉर्क का वर्कशॉप हुआ था, वो एक है, देन प्रोटीन डिकोडेड जैसे है, तो स्नैच है, क्लीन एंड जर्क है, केटलबेल है। तो ये केटलबेल सर्टिफिकेशन है, जो कोर्स में है वो इंट्रोडक्शन है। तो ऐसा एक सेक्शन ही मैंने बहुत सारे तैयार किए हैं जो हमारी टीम ने, और वो हम लॉन्च करेंगे। मीन्स लॉन्च है लेकिन वो डिपार्टमेंट सेट हो रहा है अभी, क्योंकि उसको एक हेड चाहिए, कॉलर चाहिए। अभी थोड़ा स्ट्रेंथ कम था, कोविड के बाहर निकल रहे थे हम लोग, तो वो एक सेट होगा। हमने दूसरा एक सेक्शन क्रिएट किया है जो मैनेजमेंट का है, जिसमें हम लोग जिम मैनेजमेंट कोर्स चलाते हैं, और हम लोग ने अभी जिम काउंसलर्स के लिए, सेल्स काउंसलर्स जो है उनके लिए मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इस कोर्स से। हाँ, बिकॉज जो तरीके से मैं जिम मेंबरशिप बेचती थी, या हमारे बहुत कम लोग वैसा करते हैं। और फिर क्या है, डिस्काउंटिंग पे सब गेम चलता है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि डिस्काउंट में क्या, मैं तो 500 रुपया तूने किम किया, मैंने 700 किया, तो क्या वो मेंबर मेरे पास आएगा? ऐसे थोड़ी चलता है, कहाँ, अपनी ही इंडस्ट्री में चलता है वो। तो मुझे वो बंद करना है। और मुझे आगे जाके एक मेरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे काम चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो मुझे रिकॉर्डेड वे में भी देने हैं। क्या होता है, अभी आपने डीपीटी कर लिया, डीपीटी कभी भी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा पहले तो, डीपीटी, एपीटी, सीपीटी, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन आपने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स कर लिया, आपके पास 15, 20, 25 क्लाइंट हो गए, आपके पास टाइम नहीं रहता एजुकेट करने के लिए खुद को, क्योंकि कोर्सेज़ का टाइमिंग्स फिक्स रहता है। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म लॉन्च करके, ये जो न्यूट्रिशन का कोर्स है, या बस पीटीएसपी का कोर्स है, या फिर और कोई कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे, वो सब रिकॉर्डेड वे में भी देने हैं। क्योंकि हमारा एम क्या है कि स्टूडेंट खुद को एजुकेट करता रहे, और अगर मैं उसके एजुकेशन की कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड रखूँगी बाय लाइव लेक्चर्स, जब भी टाइमिंग एडजस्ट नहीं होते इसके लिए, तो फिर मैं स्टूडेंट को बोल रही हूँ तू सीख भी, और उसको वे फॉरवर्ड भी नहीं दे रही। तो वो मेरा एक प्लान है कि वो ये अप्रैल में मुझे लॉन्च करना है, उस पर काम चल रहा है। नए कोर्स डेवलपमेंट 110% आ रहे हैं K11 में। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में एक कोर्स जल्दी ही लॉन्च होगा, जो मैं अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो मुझे परमिशन नहीं है उसके बारे में बात करने की। देखो मैं मैनेजमेंट चलाती हूँ अभी, मैं ना ट्रेनर हूँ ना न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो जब तक मुझे वो डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिलती, मैं आगे कुछ बता नहीं सकती। लेकिन 2-4 कोर्सेज हमारे डेवलपमेंट में हैं जो आएंगे, तो मुझे और कोर्सेज लॉन्च करने। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी दैट जब भी हम राजस्थान में आना चाहते थे, हमारा बहुत कोशिश रहा कि जल्दी आ जाए, क्योंकि हमको स्टूडेंट्स वैसे आते थे ना दिल्ली में, तो इच्छा तो बहुत थी लेकिन कोई वे फॉरवर्ड नहीं था। लेकिन रिफॉर्मर के साथ हमारा एकदम से बात हो गया और चालू हो गया। तो जो राजस्थान के लोग हैं उनको अभी दिल्ली तक, मुंबई तक आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो जयपुर में ही रिफॉर्मर स्टूडियो के साथ K11 के कोर्सेज कर सकते हैं। सो मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा हमेशा से एक ड्रीम रहा है। रियली? हाँ, मतलब K11 के साथ जुड़ना तो मतलब आप मानेंगे नहीं, 2014 से मेरा एक ड्रीम था कि यार मैं कैसे एसोसिएट हूँ, और मतलब ऐसे एसोसिएट हो जाएंगे, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं। मैंने तेरे बारे में और रेनू के बारे में कैजा सर से बहुत सुना था। अभी सर के बाद मेरा तुमसे और रेनू से बात ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम मैं आई थी, तभी भी ऐसे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं तो खाली आपका स्टूडियो देखने आई थी। लेकिन जब भी ये क्लिक हुआ, देखो कैसे लाइक माइंडेड पीपल जब भी काम करते हैं ना साथ में, तो कुछ अच्छा ही होता है। करेक्ट। तो मुझे तो बहुत खुशी है, और हम लोग को हम काम भी कर रहे हैं कि वो अच्छे से आगे बढ़े, तो ज़रूर जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। और एक चीज़ जो मैं मेरी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये सही समय है बताने के लिए, एक्चुअली K11 और रिफॉर्मर, मतलब हम लोग एक कुछ एक्साइटिंग प्लान कर रहे हैं जो आने वाला है, जो एक्चुअली जो K11 से सर्टिफाइड हो चुके हैं पर्सनल ट्रेनर्स और जो वर्किंग हैं उनके लिए कुछ बड़ा सोचा है। सो होपफुली बहुत जल्दी रिवील करेंगे उसको। यस, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि राजस्थान में वो पहली बार हो रहा है। करेक्ट इसके लिए, और देखते हैं कैसे होता है। सो मैम, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ के लिए? बहुत अच्छा रहा। जैसे तेरे से हमेशा बातें करते वो थोड़ा स्ट्रक्चराइज वे में है,
लोगों तक बातें पहुँचेंगी तो। सो थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।